साथियों, स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं संतोष उनियाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वर्ष 2021 की अपर पीसीएस परीक्षा में रैंक 5 के साथ एसटीओ का पद हासिल किया है। स्वागत है उनियाल जी आपका हमारे साथ। धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि सिविल सर्विसेज में आने का आपका मोटिवेशन कहाँ से है? सर बेसिकली मैंने जब ग्रेजुएशन किया था 2019 में, तो उसके बाद मुझे टीचिंग में जाने का बहुत शौक़ था। टीचिंग मेरे को लगता था कि मैं टीचिंग में ज़्यादा बेटर कर पाता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने जो है बेसिकली मुझे बोला कि सिविल सर्विसेज की तरफ भी तुम देख सकते हो, ये एक अच्छा प्रोफेशन है, एक बढ़िया जो है इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो तब जाके जो है मैंने 2020 या 21 से जो है इसकी तैयारी जो है स्टार्ट करी थी। तो वहीं से मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में ही मुझे जाना है, तो मैंने सारे एफर्ट्स उसी के लिए लगाए थे। सर, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पता रहता है कि उसका सिलेबस क्या है। जी। उसके 3 चरण होते हैं मुख्यतः, जी। जो एक है प्री, फिर है मेंस, उसके बाद आता है इंटरव्यू। जी। सर, उन तीनों चरणों की जो अपनी तैयारी होती है, वो अपने आप में अलग होती है। जी। सर, उस तीनों चरणों को आपने कैसे तैयार किया, आप हमें बताइए। इसमें मैं बेसिकली तैयारी कर रहा था वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कर रहा था। बट फिर जैसे ही हमारा पीसीएस का फॉर्म आता है, तो मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा-सा जो है डिफरेंट चीज़ है, वो उत्तराखंड की है। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि पहले उत्तराखंड को अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। बाकी जो जीएस वाला पोर्शन है वो थोड़ा-सा नॉर्मल है, उत्तराखंड में ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। तो मैंने परीक्षा वाणी की किताब उठाई और पूरा जो है उसको उत्तराखंड वाले के लिए जो है मैंने वहीं से प्रिपेयर किया। बाकी उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स होती है वो मैंने यूट्यूब से तैयार करी। तो बाकी और मैंने कोई इसमें यूज़ नहीं किया किताब। तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से परीक्षा वाणी और जो हमारे नॉर्मल जीएस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं हमारी, लाइक पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त होती है, और हमारे इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी हैं, और हमारे जो और सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जीएस में प्रॉब्लम नहीं आती थी। मेन जो है हमारा, क्योंकि परीक्षा वाणी हिंदी में लिखी गई है तो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता था, बिकॉज़ हम इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं। तो थोड़ा-सा चैलेंज जो था वो स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन आप 1-2 महीने बाद काफ़ी फ़ैमिलियर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स तो बहुत ईज़ी स्टेज होती है, वो निकल जाती है। उसके बाद जो मेन चैलेंज आता है वो हमारा मेंस का आता है। मेंस में हमें जो है नॉर्मल जो जीएस के आंसर्स होते हैं वो तो हम फिर भी लिख लेते हैं, बिकॉज़ वो हमारे पास पहले से कंटेंट अवेलेबल है। बट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उत्तराखंड को के जो परीक्षा वाणी जो है पूरी हिंदी में लिखी हुई है, उसको ऑन द स्पॉट पेपर में जाके इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना, वो एक थोड़ा-सा चैलेंज रहता है। बट अदरवाइज़, बिकॉज़ अगर आप पेपर का पैटर्न भी देखोगे तो उसमें 16 मार्कर में काफ़ी चॉइसेस थी। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाते थे उत्तराखंड के, तो आप दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते थे। बट बड़े एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं वो छोड़ के जाऊँगा। तो मैंने भी जो है परीक्षा वाणी से अच्छे से प्रिपेयर किया, और मेंस के लिए मुझे लगता है वो पर्याप्त थी, और मैंने मेंस जो है उसी से क्लियर हो गया था। ऑल्सो जो उसका मेंस का पैटर्न था उसमें एक बहुत क्लियर चीज़ थी कि अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो उसमें 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको मेरिट में बहुत आगे ले जाते हैं, एक हिंदी और एक मैथ्स का पेपर। मेरा जो मैथ वाला पोर्शन था वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम हिंदी की थी, क्योंकि मैं सबसे कम जो प्रिपेयर करता था वो हिंदी ही थी। एंड अल्टीमेटली जो मेरे को इसका खामियाजा जो है लास्ट में मेंस में भुगतना भी पड़ा। मेरे मात्र 144 नंबर आए थे 300 में से, जिसकी वजह से मेरी रैंक जो है थोड़ी-सी कम हो गई। तो मुझे लगता है कि हिंदी के ऊपर जो है हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इंटरव्यू स्टेज थी, तो इंटरव्यू स्टेज में तो ज़्यादा कुछ हम वो नहीं कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है आपको जस्ट वो वहाँ पे जाके शो करना है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत नॉर्मल किस्म के जो आंसर्स हैं वहाँ पे दिए जाते हैं, और क्वेश्चंस भी उनके बहुत ईज़ी रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग या प्रेशराइज़ करने वाला कुछ ऐसा वो पूछते हैं। तो इस तरीके से जो है मेरा पूरा ये रहा। सर, जैसा अभी आपने बोला कि आपका हिंदी और मैथ्स की जो दिक्कत थी वो रही, पर सर इस बार हम देख रहे हैं कि जो पैटर्न है मेंस का उसमें बदलाव आ गया है। जो मैथ्स का पेपर था और जी। साइंस का पेपर है उसको हटा के 2 अलग पेपर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सर, जो बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं या आने वाले टाइम पे मेंस लिखेंगे, उनकी आपको क्या सलाह रहेगी?
सर इस बार का जो पैटर्न है बेसिकली उसमें 2 उन्होंने उत्तराखंड के ही पेपर रखे हुए हैं, बाकी 4 हमारा यूपीएससी पैटर्न के जो जीएस के सिलेबस हैं वो हैं, और उसमें जो 2 हैं एक एसए का पेपर और एक हिंदी का पेपर है। तो मुझे जो लगता है कि इस बार जो गेम चेंजर यहाँ पे जो रैंकर्स बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे हाई रैंक एस्पायर कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो उनको फोकस या टारगेट एरिया जो उनके लिए रहना चाहिए वो मेरे हिसाब से एक हिंदी का पेपर और जो 2 उत्तराखंड के पेपर हैं, जो सामान्यतः दूसरे बच्चों के लिए इतने ईजी नहीं है लिखने, क्योंकि पूरा कंटेंट जो है आपके पास हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उन 2 पेपर पे करना चाहिए। और हिंदी ऐसा है कि उसमें ऑलमोस्ट जो आधा पेपर है हिंदी का वो ट्रेडिशनल हिंदी है, आपको वो प्रिपेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स काटते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, नहीं, उसमें मार्क्स जो हैं आपको जो जिस हिसाब से आप लिखते हैं कम लिखने पे ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपने हिंदी का कंटेंट अच्छा से प्रिपेयर किया है और साथ ही साथ उत्तराखंड के वो 2 पेपर जो कि 400 मार्क्स के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इस बार बूस्ट देने वाला है। बिकॉज मेरे हिसाब से जो जीएस के 4 पेपर होते हैं और लाइक एक एसए का पेपर है, वो ऑलमोस्ट, क्योंकि टॉपिक्स उसमें दे रखे हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है सब एक तरीके से लोगों को रेस में रखता है, लेकिन रेस से आगे जो आपको रैंक दिलवाएगा वो हमारे मेरे हिसाब से हिंदी और जो है 2 उत्तराखंड के पेपर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए हैं। सर कई बार हम देखते हैं जो उत्तराखंड में एग्जाम साइकिल रहता है वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है, और इस दौरान बच्चों में कई बार डिमोटिवेशन का सामना भी करना पड़ता है, कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। उस पूरी जर्नी के दौरान एक बच्चा खुद को कैसे मोटिवेट कर सकता है सर? सर वो उत्तराखंड का एग्ज़ाम साइकिल ही ऐसा है कि आपको 2 या 3 साल आप मान के मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर होना है कि आप 2-3 साल आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, एंड आपको साथ ही साथ प्रिपेयर भी करना है, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेज 1 साल पहले होती है, फिर दूसरी 1 साल बाद हो रही है, फिर तीसरी। तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी होती है, बहुत लंबी। लेकिन आपको बेसिकली जो पास्ट बच्चे पेपर हुए हैं आप सब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपर पीसीएस का पेपर आगे जाके नल हो जाएगा या कुछ उसमें रिज़ल्ट तो आना ही आना है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि प्रिपेयर करते रहिए एंड उसमें ये है कि आपका एक ना एक दिन एग्ज़ाम होना ही है और फिर रिज़ल्ट भी उसका आना ही है। तो अगर आपने पूरे साल भर उसको प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आपको ही लास्ट में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और है जो उस पोस्ट के लिए पढ़ रहा है। तो अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, और ये किसी के कहने से नहीं होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे उस रैंक को चाहिए, तो आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इस बीच अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, तो क्योंकि उनकी साइकिल बहुत छोटी होती है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो बेसिकली इसी परीक्षा के ऊपर होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड में सिलेक्शन चाहते हैं तो। सर एक बार बच्चों को ये भी गाइड कर दीजिए कि जो मीन्स की राइटिंग स्किल्स होती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सर राइटिंग स्किल्स में अगर मैं अपनी बात करूं तो लोग बेसिकली बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, ऐसा वैसा। लुक, टेस्ट सीरीज़ जो मैं समझता हूँ, टेस्ट सीरीज़ सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपना टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको वहाँ कुछ भी भरना है, कुछ भी भरने के मार्क्स नहीं होते हैं। बट ये है कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है दैट यू आर गेटिंग मार्क्स इन दोज एरियाज जो बेसिकली दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है। तो उस एरिया में भी अगर आप कुछ मार्क्स खींच लेते हैं तो वो आपको एक एज देगा। लेकिन अगेन टेस्ट सीरीज़ या जो भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होता है कंटेंट। आपको अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट डालना पड़ेगा जिसमें एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दे। तो आप वो करंट अफेयर से कोई रिलेटेड एग्जाम्पल हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कोई गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है जो उस टॉपिक पे रेलिवेंट है, जो आंसर की डिमांड को पूरा कर रहा है, तो वो जो है आपको एक एक्स्ट्रा जो है एज देगा। अदरवाइज सिर्फ सब कुछ भरने से कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर पढ़ के फिर आपको जो बहुत एवरेज नंबर देने वाला है सब कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से कंटेंट इज़ द की टू क्लियर मेंस। सर इस पूरी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रहता है एक मेंटर का होना या किसी गाइड का होना? सर ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली किसी न किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से बात कीजिए जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम प्रोसेस से वाकिफ़ है, जो जानता है चीज़ों को कैसे बेसिकली हैंडल किया जाए।
एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने खुद भी ये मेंस लिखा हुआ है या क्लियर किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से आपको बता सकता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम साइकिल में। मेरे केस में मेरे साथ तो मुझे ऐसा नहीं था कि कोई ऊपर से जो है गाइड कर देंगे, क्योंकि मेरे घर में भी जो है लोगों को एक्चुअली में ये सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है या कुछ जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं सिलेबस की या इस परीक्षा की, वो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एंड मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, बट ये है कि आपके पास बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। बस मेरे इसमें ये है कि बस मेरे को ऐसा है कि कभी बीच-बीच में डाउन फ़ील होता था कि आप पेपर दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पास्ट में काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं यूपीएससी भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मुझे पता था कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम साइकिल लंबी हो जाती है, लेकिन ये है कि कभी न कभी चीज़ें तो आनी ही है आगे। तो अगर आप अपना हर स्टेज में बेस्ट दे दोगे, तो जो है मुझे लगता है ये हो जाएगा। एंड आप लोग इतने बेसिकली एजुकेटेड हैं या सब कुछ आप जानते हैं कि प्रोसेस कैसा है। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे तो इस पेपर में बैठते नहीं हैं, ये ऑलरेडी मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको इतना ज़्यादा कुछ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड दे नो कि क्या एग्ज़ाम प्रोसेस आने वाला है एंड उसे कैसे टैकल किया जाना चाहिए। वो ऑलरेडी काफ़ी परीक्षाओं में जो है बैठे हुए होते हैं। सर, आपने ये बताया कि अभी आपने पास्ट में कई एग्ज़ाम भी दिए। सर, आपने ये भी बोला कि उसमें आपको फेलियर प्राप्त हुई। सर, उन फेलियर से कैसे एक इंडिविजुअल सीख सकता है अपने को आपको आगे बढ़ाने के लिए? सर मेन तो यही चीज़ है कि फेलियर से ही इंसान सीखेगा। मैं भी ऑलमोस्ट ये 4 या 5 बार ऐसा है कि मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ। बस मेरे चीज़ में ये चीज़ फ़ेवर कर गई कि जैसे ही मैं एलिजिबल होता हूँ, लाइक मेरी एज जो है 22 हो गई थी, तो अचानक से जैसे ही ये एग्ज़ाम बेसिकली आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप कम उम्र में जो है एक अच्छे पद पे चले जाएँ। यूपीएससी ठीक है, यूपीएससी में मुझे लगता है कॉम्पिटिशन है, काफ़ी है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में दिया था एक अटेम्प्ट, तो बहुत पास रहते हुए मैं जो है दूर रह गया था फिर भी। लेकिन तब उत्तराखंड पीसीएस आया, तो मुझे लगा इसमें जो है अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो 3 साल का पूरा ये प्रोसेस खिंच गया। अब हम थोड़ा-सा सब लोग जो है ऐसे मैच्योर्ड एज में आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि अब ये है कि अब किसी और के देख के हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना ही फेलियर से सीखना है। 1 बार 2 बार मैं यूपीएससी आउट हूँ, 1 बार मैं लोअर पीसीएस में फाइनल आउट हो गया था। फिर मुझे जो है रॉ से भी 1 बार कॉल लेटर आया था। तो मैंने जो है उन सबको छोड़ते हुए मुझे लगा कि मुझे यही परीक्षा है जो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो फिर सिर्फ़ उत्तराखंड पीसीएस पे फ़ोकस किया मैंने। सर, परिश्रम तो हर कैंडिडेट करता है, पर सफल कुछ ही हो पाते हैं। सर, आपकी सफलता का राज क्या है सर? सर मुझे लगता है कि मेरी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, वो बेसिकली मेरी मम्मी का और मेरे पिताजी का ही है। क्योंकि हम बेसिकली जब गाँव से यहाँ पे आए थे, तो लोग काफ़ी बातें करते थे कि आप लोग यहाँ डिज़र्व नहीं करते हो, कि आप लोगों को गाँव में ही रहना चाहिए था, बच्चे गाँव में पढ़ाने चाहिए थे। तो मुझे जो सबसे बड़ा ये था कि हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें अपने आप को कुछ साबित करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करके दिखाना है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी मम्मी का रोल है वो सबसे ज़्यादा अहम है, और पापा ने बेसिकली कभी इस पूरे फ़ेज़ में ये बोला नहीं कि अब आपकी एज हो चुकी है, आप बाहर निकलिए, जॉब कमाइए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया। कभी नहीं बोला कि आप फ़ेल क्यों हो रहे हैं, ये वो सो। तो कंप्लीटली बोला कि कोई बात नहीं, सिविल का है, करते रहिए, इसमें थोड़ा-सा टाइम लेता है। इस बीच मुझे जो ये देखो, फैमिली तो अपनी जगह होती है, आपका एक फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ जो है फैमिली के सामने नहीं कह सकते। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था, और मेरे होपफुली ऐसे दोस्त हैं जो बहुत हमेशा मोटिवेट रखते थे कि यार नहीं, तू तो कर लेगा इस चीज़ में, ये कर लेगा। तो ऐसा लगता है। तो जब एक बार मैं तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था कि यार अब मैं ऑलरेडी यूपीएससी से भी बाहर हो गया था 2-3 बार। तो तब मुझे बेसिकली एक फ्रेंड ने एक एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो फिर किसका हो जाएगा, कि आप भी उस लीग में हैं, आप करिए। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे हमेशा फ़ील होती है वो लाइन। उन्होंने क्लियर कहा कि अगर रेस जितनी लंबी होती है, उसमें जो जीत होती है वो हमेशा कछुए की होती है, उसमें खरगोश नहीं जीतता।
मेरे जो साथ के लोग थे वो मेरे से आगे चले गए थे। वो सब के सब जो है कहीं न कहीं जॉब्स पे लगे हुए हैं एंड सिर्फ़ मैं अकेला था कि जो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं था। तो उनकी ये लाइन बेसिकली मुझे इस चीज़ के लिए इस हद तक मोटिवेट करी कि मैंने बोला कि ठीक है, मैं अब इसी के पीछे लगा रहूँगा। फिर मेंस आता है, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के टाइम मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो मेरे को ऐसा था कि बिल्कुल बॉर्डर पे मैं शायद होऊँगा एंड ऊपर से मेरे पास मास्टर्स नहीं थी। तो जनरल मेल कैंडिडेट होने के बाद आपके ऊपर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। तो बस मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिली एंड फाइनली जो है मुझे आज रिज़ल्ट आया, तो अच्छा लगा कि फाइनली सिलेक्ट हो गए। संतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि फेलियर से कैसे सीखना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।